Audio Jungle. आज हम लोग 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से अपनी फिज़िक्स पढ़ने की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिज़िक्स होती क्या है? फिज़िक्स इस दुनिया को समझने का एक तरीका है। मैं अगर इस फ्लोर के ऊपर खड़ा हूँ तो मैं इस फ्लोर को नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ, लेकिन ये फ्लोर टूट नहीं रहा। कुछ लॉज फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे। जो लॉज ये फ्लोर फॉलो कर रहा है, ऐसे ही सारे लॉज जो भी दुनिया की हर चीज़ फॉलो करती है, उन सारे लॉज को मिलाकर हम बोलते हैं फिज़िक्स। तो फिज़िक्स इस दुनिया को समझने का तरीका है, और इस दुनिया को समझने का सफ़र स्टार्ट होता है ये समझ के कि व्हाट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। सो अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी विच वी कैन मेजर। हम जो जो चीज़ फिजिक्स के अंदर मेजर कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, टेम्परेचर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे और टीवी पे देखते होंगे कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर सोचो 45 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब हमने कोई जरिया बना रखा है टेम्परेचर को मेजर करने का। ऐसे ही आप लोग अपनी हाइट भी मेजर करते हो, आप वेट भी मेजर करते हो, फोर्स, मास, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर चीज फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे सोचो आज आपको बड़ी खुशी हो रही है, तो ये खुशी होना, ये फीलिंग, हम इस फीलिंग को मेजर नहीं करते। हमने इस फीलिंग को मेजर करने के लिए कोई यूनिट नहीं बना रखी है। तो यहीं से दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कैसे करोगे? आप उसको मेजर करोगे विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट। तो हर फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो एक यूनिट होती है भाई अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अगर हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, जैसे सोचो टाइम, तो टाइम को मेजर करने के लिए हमने टाइम का एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में सोचो कुछ टाइम बीता और हमने अब ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया, तो अब हम कोई भी टाइम मेजर कर सकते हैं इसी 1 सेकंड्स में उसको ब्रेक करके। ऐसे ही टाइम को मेजर करने के लिए मिली सेकेंड्स, डेज, ईयर्स, कुछ भी हो सकता है। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। इन सारी यूनिट्स में से हमने हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक खास यूनिट सेलेक्ट कर रखी है, जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। टाइम की एसआई यूनिट है सेकंड्स। ऐसे ही हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक स्पेशल यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मतलब बिल्कुल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली मेजर करते हैं। फिजिक्स के अंदर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हम इन सबको एक एक करके समझेंगे। तो मास आप सबको पता ही होगा। मास क्या चीज होती है? मास होता है कि कितना मैटर प्रेजेंट है किसी चीज के अंदर। आप लोगों का मास सोचो 50 किलोग्राम है किसी का मास, तो इसका मतलब है उसके अंदर 50 किलोग्राम सामान प्रेजेंट है, 50 किलोग्राम मैटर प्रेजेंट है उसके अंदर। और मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम्स। 1 किलोग्राम कोई बहुत ज्यादा मास नहीं होता और 1 किलोग्राम कोई बहुत थोड़ा सा मास भी नहीं होता। आप सबको फील होगी 1 किलोग्राम मास की। हम मास को रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से, कैपिटल एम से। ऐसे ही दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ क्या होता है? लेंथ होता है 2 पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन। लेंथ को मेजर करने के लिए जो हमने यूनिट बना रखी है दैट इज मीटर्स। लेंथ को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली टाइम होता है 2 इवेंट्स के बीच का सेपरेशन। टाइम की ऐसा यूनिट है सेकेंड्स। फोर्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है भाई? अगर सोचो आपके पास एक गर्म पानी का ग्लास है और एक ठंडे पानी का ग्लास है, दोनों में फर्क क्या है? गर्म पानी के अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठंडे पानी के अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। फर्क है टेम्परेचर का। गर्म पानी के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत तेज तेज मूव कर रहे हैं और ठंडे पानी के अंदर वही वाटर के मॉलिक्यूल्स आराम आराम से मूव कर रहे हैं। तो टेम्परेचर एक ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बस फील करते हो कि आज बड़ी गर्मी है और आज बड़ी ठंड है। फिजिक्स में हम टेम्परेचर को प्रिसाइसली डिफाइन करते हैं इन मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है केल्विन्स। टेम्परेचर को हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ऐसे ही करंट आप पढ़ोगे कि करंट होता है भाई किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज मूव कर रहा है। करंट को हम मेजर करते हैं एम्पेयर्स के अंदर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है छठी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अभी देखो हमने थोड़ी देर पहले मास पढ़ा था और मास में भी हमने सेम बात की कि मास क्या है भाई? कितना सामान प्रेजेंट है किसी चीज के अंदर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में भी अब हम सिमिलर ही बात कर रहे हैं। तो दोनों में फर्क क्या रह गया?
दोनों के बीच का फर्क है कि हम कोई भी चीज मेजर कर सकते हैं दो तरीके से, या तो हम सोचो उसे तोल लें, जैसे इस क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो या तो हम ये बताएं कि इस क्लास के अंदर बैठे हुए हैं भाई 5000 किलो बच्चे, हम सब बच्चों का मास कर लें और उन सबको मिला दें, तो ऐसे भी हम बता सकते हैं इस क्लास में कितने बच्चे। और दूसरा तरीका क्या है कि हम इन बच्चों को काउंट कर लें कि इस क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठे हुए हैं। तो जब हम किसी चीज को काउंट करके मेजर करते हैं, कितना सामान प्रेजेंट है, कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है, जब हम उसे काउंट करके मेजर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मेजर करते हैं मोल्स के अंदर। और जब हम किसी चीज को वे करते हैं तो हम उसको मास में मेजर करते हैं, जिसकी यूनिट है किलोग्राम्स। फाइनली 7th फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बहुत कम फील होती है बच्चों को, तो होती क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी को समझने के लिए पहले एक छोटा सा प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझो। भाई आप अगर अपने हाथ से टमाटर काटने की कोशिश करो तो क्या आप काट पाओगे? नहीं, जबकि आप फोर्स तो अच्छा खासा लगा सकते हो। वहीं अगर आपके हाथ में मैं एक चाकू दे दूं तो आप उस टमाटर को इजीली काट पाओगे। देखो फोर्स तो अभी भी आप ही लगा रहे हो, फर्क क्या है? फर्क है एरिया का। चाकू का एरिया कम है, तो सेम फोर्स ज्यादा प्रेशर जनरेट करता है टमाटर की स्किन के ऊपर। ऐसे ही अगर सोचो आप इस ट्यूब की तरफ देखो तो ट्यूब की लाइट आपकी आंखों में बहुत ज्यादा नहीं चुभ रही, जबकि ये ट्यूब अच्छी खासी 30-40 वोल्ट की ट्यूब है। वहीं पर अगर मैं अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करूं तो आपकी आंखों में बहुत ज्यादा चुभने वाली है वो। फर्क क्या है इसका? कि फर्क है कि जितने एरिया में से वो लाइट आ रही है, अब वो एरिया कम हो गया। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है कि कितनी लाइट आ रही है डिवाइडेड बाय कितने एरिया में से आ रही है। जितना कम एरिया उतनी ज्यादा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हम मेजर करते हैं कैंडेला के अंदर। कैंडेला इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दूसरे तरीके की जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, दोज आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से ही मिलकर बनी हुई होती हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली मेजर नहीं करते, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैलकुलेट करते हैं। इनके फॉर्मूले होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की ही टर्म्स में। एग्जांपल के तौर पे देखो, स्पीड इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड का फॉर्मूला होता है भाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक लेंथ है, और टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ और टाइम दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब स्पीड जो कि एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, वो इन दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही मिलकर बनी हुई है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है फोर्स इज ऑल्सो अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स मिलकर बना है भाई मास से, और एक्सेलरेशन जो खुद लेंथ और टाइम से मिलकर बना है। तो फोर्स मिलकर बना है मास, लेंथ और टाइम से। तो हर एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही मिलकर बनी हुई है। हर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक फॉर्मूला होता है। हम किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बड़ा ही अच्छा तरीका हमने ढूंढ रखा है, जिसको हम बोलते हैं उस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या चीज होती है? अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नॉर्मल फॉर्मूला में, जैसे स्पीड का नॉर्मल फॉर्मूला था अभी थोड़ी देर पहले, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इसके अंदर हर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को l से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को k से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर हम हर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जो किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के नॉर्मल फॉर्मूला में आ रही है, उसको उसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें, तो जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दैट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल, सबसे पहले वेलोसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ, तो इसको l से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को t से रिप्रेजेंट करेंगे, l डिवाइडेड बाय t, पर हम इस t को ऊपर लेके आके लिखेंगे, तो l इंटू टी रेज़ टू द पावर -1 इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का नॉर्मल फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी विल आल्सो बी अ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला l t रेज़ टू द पावर -1। तो इसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो l t रेज़ टू द पावर -2 इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये है इसका नॉर्मल फॉर्मूला। नॉर्मल फॉर्मूला के अंदर हर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है उसके सिंबल से टू गेट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। सो मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन का अभी हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था l t रेज़ टू पावर -2, सो मास m
इंटू एल टी रेज टू द पावर माइनस 2 इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स। काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल फॉर्मूला होता है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। सो मास हो गया भाई m, स्पीड हो गई एल टी माइनस 1, सो m एल रेज टू द पावर 2 t रेज टू द पावर माइनस 2 इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। इस हाफ का क्या करना है भाई, इस हाफ का हमें कुछ नहीं करना। जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखते टाइम हम नंबर्स को कुछ नहीं लिखते। तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी वही होगा जो मास इनटू स्पीड स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, और हाफ को हम नेग्लेक्ट करेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, या यूं कहो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है भाई मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट, mgh। सो मास इज m, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, lt माइनस 2। सो m lt माइनस 2 इंटू l, क्या हो गया भाई ml2 t माइनस 2। सेम कोई भी एनर्जी हो, बेशक उसका नॉर्मल फॉर्मूला कितना भी अलग अलग रहा हो, जैसे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, कितना अलग है इन दोनों का नॉर्मल फॉर्मूला। लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला जैसे ही आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को उनके सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, वैसे ही डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का ml2 t माइनस 2 ही होता है। यह है डायमेंशन फॉर्मूला की खासियत। डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर से जो बाहर के फैक्टर्स हैं उन सबको हटा देता है और ट्रू नेचर बताता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। तो डायमेंशन फॉर्मूला हर एक एनर्जी का होगा यही सेम ml2 t माइनस 2। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हर चीज का होता है? अगर सोचो किसी चीज की यूनिट है, हम उसे मेजर करते हैं, क्या जरूरी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला हो? एग्जांपल देखो भाई, एंगल, आप लोग एंगल को मेजर करते हो रेडियंस में, डिग्रीज में, तो व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एंगल? इट टर्न्स आउट एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो जल्दी से। एंगल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? अगर मेरे पास एक सर्कुलर आर्क है और वो सर्कुलर आर्क एक आर रेडियस के सर्कल की है, सेंटर पे जो कि थीटा एंगल बना रही है, तो मैं थीटा एंगल डिफाइन करूंगा एल लेंथ इस सर्कुलर आर्क की डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट सर्कल जिसकी ये सर्कुलर आर्क है। सो थीटा इज एल डिवाइडेड बाय आर, बट एल इज लेंथ, आर इज ऑल्सो लेंथ, सो लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, तो कोई डायमेंशन नहीं बचा। एल रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय एल रेज टू द पावर 1 इज एल रेज टू द पावर 0। तो इसका मतलब एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है। एंगल का डायमेंशन, अगर फिर भी स्ट्रेस करो आप, एंगल का डायमेंशन क्या है? एंगल का डायमेंशन है m रेज टू द पावर 0, l रेज टू द पावर 0, t रेज टू द पावर 0, सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रेज टू द पावर 0। इसको ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, इसको हम बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सो एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इवन इफ एंगल इज अ फिजिकल क्वांटिटी विद यूनिट्स, बट इट इज स्टिल डायमेंशन लेस। ध्यान रखना है आपको इस चीज का। दूसरी चीज देखो, साइन थीटा, बताओ साइन थीटा का डायमेंशन होता है या नहीं होता भाई? साइन थीटा इज ऑल्सो अ रेशियो ऑफ टू लेंथ्स। एक राइट ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, एंड परपेंडिकुलर इज अ लेंथ, साइन थीटा का क्या कोई डायमेंशन होता है भाई? साइन थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि साइन थीटा इज ऑल्सो अ रेशियो ऑफ टू लेंथ्स। In a right triangle, sin theta is perpendicular divided by hypotenuse. Perpendicular is a length, hypotenuse is a length. So perpendicular divided by hypotenuse का कोई dimension नहीं है. So sin theta is dimensionless. Cos theta is also dimensionless. Base divided by hypotenuse. Tan theta is also dimensionless. Actually, all trigonometric ratios, sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, secant theta, कोट थीटा, सब की सब डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं। और देखो भाई, अगर सोचो आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है इस तरीके से कि y इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर b, तो बताओ क्या b का कोई डायमेंशन हो सकता है? क्या आपने कभी ऐसा लिखा हुआ देखा है? y इज इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 2 न्यूटन्स या 2 मीटर या 2 सेकेंड्स? नहीं, क्योंकि अगर आप किसी नंबर की कोई पावर लगा रहे हो तो वो पावर पक्का डायमेंशन लेस होगी। फिजिक्स ऐसे काम करती है, दुनिया ऐसे काम करती है कि आप किसी भी नंबर की पावर
कोई फिजिकल क्वांटिटी विद यूनिट्स नहीं लगा सकते हो। तो अगर कोई भी दो ऐसी चीजें लिखी हुई है a⁻⁵ सो b पक्का डायमेंशनलेस होने वाली है। a का हो सकता है डायमेंशन हो, कोई दिक्कत नहीं है a का डायमेंशन होने में, लेकिन b का डायमेंशन कभी नहीं हो सकता। सो b विल ऑलवेज बी डायमेंशनलेस, a मे हैव डायमेंशंस। तो डायमेंशन एनालिसिस एक ऐसी चीज होती है जिसमें हमने अभी तक जो पढ़ा, हम इन सब का यूज करते हैं कुछ यूजफुल चीजें फाइंड आउट करने के लिए। तो 3 एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की। सबसे पहली है टू चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ अ गिवन फॉर्मूला, कि आपके पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई फॉर्मूला दिया गया है और आपको ये नहीं पता ये फॉर्मूला सही है या ये फॉर्मूला गलत है। तो इसका सही और गलत पता लगाने का तरीका डायमेंशन एनालिसिस से आप कर सकते हो। हालांकि आप पूरे श्योर नहीं हो सकते, बट फिर भी फर्स्ट टेस्ट के रूप में डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी फॉर्मूला की एक्यूरेसी पता लगाने के लिए। दूसरी जो एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, दैट इज टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपको कन्वर्ट करना हो तो आप डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते हो। और तीसरी चीज जो सबसे पावरफुल चीज है, जिस पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, दैट इज टू डिराइव अ फॉर्मूला फ्रॉम नोन पैरामीटर्स। आपको अगर कोई ये बता दे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, किस किस चीज पे वो डिपेंड, उसके फॉर्मूला में क्या क्या चीजें आती हैं, तो आप क्या वो फॉर्मूला पता लगा सकते हो। डायमेंशन एनालिसिस से ये भी मुमकिन है। तो देखो इन सब चीजों को, इन तीनों चीजों को अब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर 1, टू चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ अ गिवन फॉर्मूला। कैसे पता लगाएंगे कि जो फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है वो फॉर्मूला सही है या गलत है। भाई एक बात बताओ, 5 लीटर दूध और 2 लीटर दूध अगर मैंने एक ही जगह मिला दिए तो बताओ कितना दूध है मेरे पास। मेरे पास 7 लीटर दूध है। मेरे पास कितना दूध है भाई? 7 लीटर। बट दूसरी बात देखो, 5 लीटर दूध में अगर मैं 2 किलोग्राम दूध मिला दूं तो बताओ मेरे पास कितना दूध है। क्या आप 5 लीटर और 2 किलोग्राम को जोड़ सकते हो? नहीं, 5 लीटर और 2 किलोग्राम को नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे ही क्या आप 2 किलोमीटर और 2 सेकंड्स को ऐड कर सकते हो? नहीं। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हो, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और यहां पे हम ऐड की बात कर रहे हैं। सो 5 लीटर प्लस 2 किलोग्राम मिल्क इज नॉट सोल्वेबल। तो इसका मतलब अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो पक्का उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड which have same units, that is which have same dimension formula। तो अगर आपके सामने फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला लिखा हुआ है y is equals to a plus minus b plus minus c, कि जिसमें बहुत सारी डिफरेंट क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो पक्की बात है ये, अगर वो फॉर्मूला सही है तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ y will be equal to डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a will be equal to डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b will be equal to डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ c। इसमें देखो सारी टर्म्स का सेम डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है, तो ये एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। तो इस प्रिंसिपल को कि सारी की सारी टर्म्स जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, इस चीज को हम बोलते हैं फिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी। इफ अ फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी देन इट मस्ट बी रॉन्ग। अगर कोई फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब अगर किसी फॉर्मूला के अंदर 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं और उनमें से किसी का भी डायमेंशन बाकी जैसा नहीं है, अलग डायमेंशन है, तो पक्का वो फॉर्मूला गलत है, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूलाज जो सही हैं वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी को सेटिस्फाई करते हैं। एक फॉर्मूला डायमेंशनली सही होना बहुत जरूरी है उस फॉर्मूला के सही होने के लिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं भाई, कैसे ये पता लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा फॉर्मूला गलत है। एग्जाम्पल 1 देखो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसके अंदर v है फाइनल वेलोसिटी और u है इनिशियल वेलोसिटी। तो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है lt-1। तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा lt-1 का होल स्क्वायर। तो जो इस टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला है वही इस टर्म का भी डायमेंशन फॉर्मूला है,
तो यहां तक तो सब ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी सेटिस्फाई हो रही है। अब आगे देखते हैं, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-2, उसको हमें डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना है। डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ, सो LT-2 इंटू लेंथ इज L²T⁻²। तो पहली टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला भी L²T⁻², दूसरी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला भी L²T⁻², और तीसरी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला भी L²T⁻²। इसका मतलब हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला अगर सेम है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इक्वेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है, ऑब्वियसली इसका हमें पता है, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस हमें सिर्फ ये बता सकते हैं कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। दूसरा एग्जांपल देखो, S इज इक्वल्स टू V माइनस AT⁵। सोचो हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसके अंदर S है हमारी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक लेंथ, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा L। V है हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT-1 माइनस एक्सेलरेशन इज LT-2, उसको हमने टाइम के क्यूब से मल्टीप्लाई किया, तो LT-2 इंटू टी क्यूब इज LT⁻1। तो पहली टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला L, दूसरी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला LT-1, तीसरी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला LT⁻1। अगर तीनों में से किसी एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला भी गलत आ जाए या डिफरेंट आ जाए तो इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है। लेकिन यहां पे तो तीनों का ही डायमेंशन फॉर्मूला अलग अलग है, तो ये सिर्फ गलत नहीं है तो महागलत है। तो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। अगर कोई चीज डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो चीज इनकरेक्ट ही है। यहां पे आप ये बात कह सकते हो कि दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तीसरा एग्जांपल देखो, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू as। हमें देखते ही पता चल गया कि ये इक्वेशन एक्चुअली गलत है, क्योंकि सही इक्वेशन क्या है, v² माइनस u² इज 2as। लेकिन डायमेंशनली इसको एनालाइज करते हैं। ये वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT-1, वेलोसिटी का स्क्वायर LT-1 का होल स्क्वायर, ये भी वेलोसिटी का स्क्वायर LT-1 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी सेटिस्फाई हो रहा है। एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, LT-2 इज एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट L, L²T-2। पहली टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला भी L²T-2, इसका स्क्वायर करेंगे। दूसरी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला भी L²T-2, तीसरी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला भी L²T-2। तो डायमेंशन एनालिसिस के मुताबिक ये फॉर्मूला सही है, तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन हमें पता है ये इक्वेशन गलत है, so this equation, this formula is absolutely incorrect, लेकिन this formula is dimensionally correct। तो अगर डायमेंशन एनालिसिस किसी फॉर्मूला को सही बता रही है तो वो उसके सही बताने से सही नहीं हो जाता फॉर्मूला, लेकिन अगर डायमेंशन एनालिसिस किसी फॉर्मूला को गलत बता रही है तो पक्का वो फॉर्मूला गलत है। तो अगर डायमेंशन एनालिसिस आप लगाओ किसी फॉर्मूला पे और डायमेंशन एनालिसिस उस फॉर्मूला को गलत बता दे तो आपको उस डायमेंशन एनालिसिस पे विश्वास करना है, क्योंकि अगर डायमेंशनली कोई फॉर्मूला गलत है तो वो गलत है, लेकिन अगर डायमेंशनली कोई फॉर्मूला सही है उसके बावजूद भी वो गलत हो सकता है। तो डायमेंशन एनालिसिस अगर किसी फॉर्मूला को सही बता रही है जैसे कि ये, आपको उस पर विश्वास नहीं करना है। तो डायमेंशन एनालिसिस कैन ओनली टेल यू अबाउट द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ अ फॉर्मूला, इट सेज नथिंग अबाउट द एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ अ फॉर्मूला। आगे देखो भाई, दूसरी एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, to convert a physical quantity from one system of units to another system of units। हमारे पास फिजिक्स में तीन मेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। पहला है FPS सिस्टम, इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके अंदर लेंथ फीट में मेजर होती है, मास पाउंड से मेजर होता है और टाइम सेकंड्स के अंदर मेजर होता है। दूसरा सिस्टम है हमारे पास CGS सिस्टम। CGS सिस्टम के अंदर लेंथ सेंटीमीटर से मेजर होती है, मास ग्राम से मेजर होता है और टाइम सेकंड्स में मेजर होता है। आप देख ही पा रहे हो, जो भी फर्स्ट लेटर्स हैं लेंथ, मास और टाइम को मेजर करने के, उन्हीं के नाम पे उस सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम पड़ा हुआ है। CGS सिस्टम मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में मेजर होते हैं लेंथ, मास और टाइम। FPS सिस्टम मतलब फुट, पाउंड और सेकंड में मेजर होते हैं FPS सिस्टम के अंदर मास, लेंथ और टाइम। तीसरा है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि MKS सिस्टम। साइंटिस्ट का ये फेवरेट है, सबसे ज्यादा साइंटिस्ट यूज करते हैं MKS सिस्टम को। इसके अंदर लेंथ मीटर्स में मेजर होती है, मास किलोग्राम में मेजर होता है और टाइम सेकंड्स के अंदर मेजर होता है। तो अगर सोचो कोई सीधी सादी कन्वर्जन है हमारे पास
जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई डायमेंशन एनालिसिस की जरूरत नहीं भाई। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज 1 मीटर स्क्वायर, so 1 meter is 100 centimeter, so 1 meter into 1 meter मतलब 100 centimeter into 100 centimeter, इसका मतलब 1 meter square is 10,000 centimeter square, सिंपल। ऐसे ही अगर सोचो आपको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को, जो कि डेंसिटी की यूनिट है, इसको कन्वर्ट करना है आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ये है भाई डेंसिटी इन सीजीएस सिस्टम, ये है डेंसिटी इन एमकेएस सिस्टम। तो अगर आपको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर, तो आप कैसे करोगे? 1 gram is how many kilogram? 1 gram is 10 raised to the power minus 3 kilogram. And 1 centimeter cube is how many meter cube? By 1 centimeter is equals to 10 raised to the power minus 2 meter. So 1 centimeter cube is 10 raised to the power minus 6 meter cube. तो इसका मतलब 1 gram per centimeter cube is 10 raised to the power 3 kilogram per meter cube. So ये वाटर की डेंसिटी होती है एक्चुअली। तो अगर आपको कोई बेसिक सी कन्वर्जन करनी है तो वो आप सीधे सीधे कर सकते हो, बट अगर आपके सामने आ गई कोई बड़ी खतरनाक सी कन्वर्जन, जैसे कि बताओ भाई 1 न्यूटन जो कि एमकेएस में फोर्स की यूनिट है, बताओ वो सीजीएस के अंदर कितने डायन्स के बराबर होता है? डायन इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स को हम डायन्स के अंदर मेजर करते हैं सीजीएस सिस्टम में। ये इंग्लिश वाला डायन, हिंदी वाला डायन नहीं है। So 1 न्यूटन is 10 to the power 5 डायन्स, बट कैसे आया ये 10 to the power 5? देखो भाई ध्यान से, अगर हमें इस 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डायन्स के अंदर, तो हम लिखेंगे N1U1 is equals to N2U2। इसके अंदर U1 रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट, और इस सिस्टम, इस यूनिट के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है सामने नंबर, वो उसको N1 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे N1 है 1 और U1 है न्यूटन्स। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू N2U2। भाई कन्वर्ट करने से वैल्यू तो चेंज नहीं हो जाती फिजिकल क्वांटिटी की, तो N1U1 मस्ट बी इक्वल्स टू N2U2। ऑब्वियसली अगर आप इस U1 को U2 में कन्वर्ट कर रहे हो, आप न्यूटन्स को डायन्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये N1 की जगह N2 हो जाएगा, ये N2 भी बदल जाएगा, तो हमें ये N2 फाइंड आउट करना है। सो N2 इज N1U1 डिवाइडेड बाय U2। N2 इज N1 तो 1 है, मल्टीप्लाइड बाय, भाई U1 फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो हम फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2, सो M1L1T1-2। यहां पे M1 किलोग्राम है, L1 मीटर है, T1 सेकंड, डिवाइडेड बाय जिस दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें इसे ट्रांसफर करना है, जिस दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें इसे कन्वर्ट करना है, उस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। तो M2L2T2-2, यहां पे M2 ग्राम्स है, L2 सेंटीमीटर्स है और T2 सेकंड्स है। तो हमें ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम किलोग्राम, मीटर और सेकंड्स को कन्वर्ट करेंगे इन M2, L2 और T2 में। तो M2 इज ग्राम, L2 इज सेंटीमीटर, T2 इज सेकंड, T2 रेज़ पावर -2 है तो सेकंड रेज़ पावर -2 हो गया। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोग्राम इज 10 पावर 3 ग्राम्स। सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10^2 सेंटीमीटर इज 1 मीटर। सेकंड तो सेकंड ही है, सेकंड रेज़ पावर -2 से सेकंड रेज़ पावर -2 कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। हमारे पास आ रहा है N2 इज 10^3 इंटू 10^2 यानी कि 10^5। इसका मतलब 1 न्यूटन N1U1 इज इक्वल्स टू 10^5 डायन्स N2U2। N2 इज 10^5, जो कि हमने फिगर आउट किया। इसी के साथ दूसरा एग्जांपल है हमारे पास कि अगर सोचो आपको कन्वर्ट करना है एनर्जी फ्रॉम एमकेएस यूनिट्स, जैसे एनर्जी को एमकेएस यूनिट्स में हम मेजर करते हैं इन जूल्स, उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस के अंदर, सीजीएस के अंदर एनर्जी की यूनिट है अर्ग्स, तो सेम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे भाई, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे। N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। इसके अंदर N1 है 1, U1 जूल को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि एनर्जी इन एमकेएस सिस्टम, और N2 हमें फाइंड आउट करना है, और U2 सीजीएस सिस्टम के अंदर एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम N2 इज इक्वल्स टू N1U1 बाय U2 लिखेंगे, और N2 इज इक्वल्स टू N1 की वैल्यू पुट की, U1 एनर्जी है इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट सिस्टम को 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो M1L1² T1 रेज़ टू पावर -2 जो कि एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय M2L2² T2 रेज़ टू पावर -2 एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला इन अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। यहां पे M2 रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राम्स को, L2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटीमीटर्स को, T2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड्स को,
m1 रिप्रेजेंट कर रहा है किलोग्राम्स को, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10³ ग्राम्स। L1 रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर्स को, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। और T1 सेकंड है, सेम T2 भी सेकंड है, तो (2) डिवाइडेड बाय (2) तो (2) से (2) कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, हमारे पास आ रही है n2 की वैल्यू 10⁻³ × 10⁴ यानी कि 10⁻7। तो 1 जूल इज 10⁻⁷ अर्ग्स। इसके अलावा तीसरा जो हमारे पास एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस का, दैट इज टू डिराइव अ फॉर्मूला फ्रॉम नोन पैरामीटर्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, और सबसे ज्यादा सवाल भी इसी से ही बनते हैं, और इसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। 3 स्टेप का प्रोसेस है ये। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमें सबको पता है काइनेटिक एनर्जी मास और स्पीड पे डिपेंड करती है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सोचो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि भाई मास और स्पीड पे डिपेंड करने के तो लाखों तरीके हैं। हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो मास इंटू स्पीड, हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो मास का स्क्वायर इंटू स्पीड का स्क्वायर, या फिर मास का स्क्वायर इंटू स्पीड (5). तो कुछ भी हो सकता है, मास और स्पीड पे डिपेंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो इनमें से कौन सा सबसे सही फॉर्मूला है, कौन सा है काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअली फॉर्मूला, कैसे वो डिपेंड करती है मास और स्पीड पे, आप वो फाइंड आउट कर सकते हो डायमेंशन एनालिसिस से। सबसे पहला स्टेप है राइट द पैरामीटर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। जिस फिजिकल क्वांटिटी को, या जैसे यहां पे काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है, आप सबसे पहले उसकी डिपेंडेंस लिखोगे उन सब पैरामीटर्स में जो कि आपको पता है। जैसे मास और स्पीड पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, तो हम सबसे पहले लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास (a) कि भाई हमें नहीं पता किस पावर पे डिपेंड करती है मास की, लेकिन किसी पावर पे तो करती है, हमने उसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय स्पीड (b). भाई स्पीड की जिस पावर पे डिपेंड करती है हमने उसको b बोल दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड जो भी फिजिकल क्वांटिटीज अब आ रही है, अब आपको इनके सब का डायमेंशन फॉर्मूला लिख देना है। काइनेटिक एनर्जी इज एन एनर्जी, बेशक हमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता, पर हमें ये पता है दिस इज एन एनर्जी, और एनर्जी कोई भी हो, हर एक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है ml2t-2, ml² t⁻²2। तो ml² t⁻² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई मास का डायमेंशन फॉर्मूला कह सकते हो m होता है, तो m⁻⁴ ये पावर साथ लिखना बहुत जरूरी है, मल्टीप्लाइड बाय स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला LT-1, सो LT-1⁻⁵ यहां पे हो जाएगा भाई m⁻⁴ इंटू LT-1⁻⁵ ओपन करेंगे L⁻⁵ इंटू T⁻⁻⁻b। अब तीसरा स्टेप जो है, तीसरे स्टेप में हमें दोनों साइड पावर्स को कंपेयर करना है। बस भाई लेफ्ट साइड लिखा हुआ है m L⁻² T⁻⁻2 और राइट साइड लिखा हुआ है m⁻⁴ L⁻⁵ इंटू T⁻⁻b। तो हम दोनों साइड पावर्स को कंपेयर करके a, b और c और d जो भी होते हैं, अगर सोचो और भी पैरामीटर्स होते तो c, d और भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पे, उन सब की वैल्यूज हमें इस स्टेप में फाइंड आउट कर देनी है। तो थर्ड स्टेप है हमारे पास कंपेयर पावर्स ऑन बोथ साइड्स एंड सोल्व फॉर a, b, c एटसेट्रा। तो देखो भाई दोनों साइड कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड मास की पावर है 1, राइट साइड मास की पावर है a, और तो कुछ नहीं है मास, और तो कहीं मास नहीं है, तो इसका मतलब a मस्ट बी इक्वल्स टू 1। लेफ्ट साइड l की पावर है 2, राइट साइड l की पावर है b, इसका मतलब b मस्ट बी इक्वल टू 2। टाइम से भी देख लेते हैं, लेफ्ट साइड टाइम की पावर है -2, राइट साइड टाइम की पावर है -b, इसका मतलब b मस्ट बी इक्वल्स टू 2। तो दोनों साइड से सेम आ रहा है भाई, लेंथ से और टाइम से, और आना भी चाहिए, तभी तो एक ही है। तो इसका मतलब a is 1 and b is 2। तो फाइनली a और b की वैल्यू पता चल गई हमें। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेज़ टू द पावर a is 1, इसका मतलब m इंटू स्पीड रेज़ टू द पावर b, b is 2, जो भी हमने फाइंड आउट किया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv²। यहां पे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा के और इक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा यहाँ पे। तो उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम k से डिनोट करें, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन है कि आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते, वरना तो सब कुछ ही हो जाता फिर इससे। तो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते बस। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू kmv²। यहां तक पहुंच सकते हैं हम डायमेंशन एनालिसिस से। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमने पता लगा लिया कि किस पावर पे डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी। दूसरा एग्जांपल देखो भाई,
अगर सोचो आपको कोई बता दे कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम किस किस चीज पे डिपेंड करता है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ ऑफ पेंडुलम पे, दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम रेज टू द पावर a इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रेज टू द पावर b। आर्बिट्रेरी पावर्स ले ली। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है भाई टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l रेज पावर a इंटू g रेज टू द पावर b। g यहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। हमें नहीं पता किस किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे तरीके डिपेंड करने के एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है हमें लिखनी है दोनों साइड डायमेंशन फॉर्मूलाज। तो लेफ्ट साइड टाइम, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला l। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन कोई भी हो डायमेंशन फॉर्मूला lt-2 ही होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला lt रेज़ पावर -2। अब इसकी पावर b है तो रेज़ टू द पावर b। सो इधर हो गया l रेज़ पावर a इंटू l रेज़ पावर b, यानी कि l रेज़ टू द पावर a प्लस b इंटू t रेज़ टू द पावर -2b। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है दोनों साइड पावर्स को कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट साइड l की पावर कुछ है ही नहीं, इसका मतलब l रेज़ टू द पावर 0 है। राइट साइड l रेज़ पावर a प्लस b है, इसका मतलब a प्लस b मस्ट बी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। दूसरी इक्वेशन देखो, लेफ्ट साइड टाइम की पावर 1 है, राइट साइड टाइम की पावर -2b है, इसका मतलब -2b मस्ट बी इक्वल टू 1, इसका मतलब b मस्ट बी इक्वल टू -12 एंड a प्लस b इज 0 एंड b इज -12, इसका मतलब a मस्ट बी हाफ। भाई हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, तो अगर b -12 है तो a हो गया हमारा हाफ। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l raised to the power a is half, तो l raised to the power half into g raised to the power b is -12, तो इसका मतलब g raised to the power -12। अब -12 और हाफ पावर को हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, तो t is directly proportional to square root of l by g। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज a proportionality constant k into square root of l by g। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टाइम पीरियड के केस में होता है 2 पाई। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपली 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g। ये चीज डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड आउट की जा सकती है, और ये चीज एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड आउट की जा सकती है। ये दोनों चीजें मिला के हमें ये कंप्लीट फॉर्मूला दे सकती हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस आज हमने पढ़ा, इतना इंपॉर्टेंट और इतना मजेदार टॉपिक और इतना पावरफुल टॉपिक है, और इससे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। डायमेंशन एनालिसिस आपकी एक टॉर्च लाइट है जो फिजिक्स में आपको रास्ता दिखाती हुई चलेगी हमेशा। अगर आप कहीं भी फंस गए, आपको समझ नहीं आ रहा कि फॉर्मूला मेरे को याद तो आ रही है कि फॉर्मूला किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा था, पर ये नहीं पता चल रहा कि ये रेडियस या फिर ये डेंसिटी न्यूमरेटर में आ रही है, डिनोमिनेटर में आ रही है, तो डायमेंशन एनालिसिस इज योर फ्रेंड। डायमेंशन एनालिसिस का आप इस्तेमाल करके उस फॉर्मूला को वहीं के वहीं सही कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो, पता लगा सकते हो क्या है सही फॉर्मूला। भाई अगर आपने अभी तक क्लास ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों को लाने में, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और लाइक का बटन दबा देंगे, हमें कॉन्फिडेंस आता रहेगा।